हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता होगा न्यूक्लियोफाइल मीन्स जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इन्हें न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। और आपको ये भी पता है इलेक्ट्रॉन डोनर को बेस भी बोलते हैं। क्लियर है? जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं OH- के बारे में बात करूं, OH- पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है इट मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल देखा था। OH- न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। साथ में आपको पता है OH- बेस भी है, राइट। ये इसके बाद ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो ये बेस है। तो किस सिचुएशन में मैं इसे न्यूक्लियोफाइल बोलूँगा, किस सिचुएशन में इसे बेस बोलूँगा, ये हमें समझना है। क्लियर है? तो एक चीज आप ध्यान से सुने, कोई भी एनायन या कोई भी स्पीसीज है, ये बेस तभी होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ये H+ पे अटैक करेगा। मेरी बात ध्यान से सुन लें। OH- को मैं बेस कब बोलूंगा? जब ये H+ पे अटैक करेगा। अगर ये H+ पे अटैक करेगा, इस टाइम OH- को मैं न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलूँगा। ऐसे रिएक्शन में OH- न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। अब OH- क्या होगा? बेस होगा। याद हो गया? ऑर्गेनिक में कहीं भी, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई भी OH- को गोली मारूं, कोई भी एनायन है, अगर वो एनायन H+ पे अटैक कर रहा है या H+ के साथ रिएक्शन कर रहा है, इस केस में उसे क्या बोलोगे आप? बेस बोलोगे। क्लियर है? इस OH- को न्यूक्लियोफाइल कब बोलेंगे? जब H+ को छोड़ के किसी और पॉजिटिव सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। H+ को छोड़ के किसी और पॉजिटिव सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इस केस में आप OH- को न्यूक्लियोफाइल बोलोगे। मीन्स न्यूक्लियोफाइल कब होगा? जब H+ पे अटैक ना करे, किसी और पॉजिटिव सेंटर, जैसे मान लीजिए कार्बन पे प्लस है, अगर C+ को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस केस में आप OH- को न्यूक्लियोफाइल बोलोगे। तो फिर से OH- या कोई भी एनायन है, ये बेस कब होगा? जब ये H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। न्यूक्लियोफाइल कब होगा? जब ये H+ को छोड़ के कहीं और किसी भी पॉजिटिव सेंटर पे अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ऐसे सिचुएशन में एनायन को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। आई होप आप ये हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलने वाले हो। क्लियर है? अब इसके साथ में आपको एक चीज और बता दूं, जब OH- या कोई भी एनायन H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये बेस होगा। ये जो बेसिसिटी है या फिर बेस है, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। क्या है ये? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ये काइनेटिक प्रॉपर्टी है। मीन्स ये कौन सा प्रॉपर्टी है? काइनेटिक प्रॉपर्टी। आप सोच रहे होंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होता है, काइनेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? बहुत सिंपल है। थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स भी हमने पढ़ा है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टेबिलिटी के बारे में बात किया था, राइट। जिसका एनर्जी कम होगा वो सिस्टम स्टेबल होगा। केमिकल काइनेटिक्स में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, याद है आपको? मीन्स ये जो बेस है, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मीन्स ये किसके बारे में स्टडी करेंगे हम यहाँ पे? तो यहाँ पे ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायन से आप डिसाइड करने वाले हो। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ आप स्टेबिलिटी से डिसाइड करोगे। थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मेजर फैक्टर होगा। स्टेबिलिटी विल बी
गवर्निंग फैक्टर। काइनेटिक प्रॉपर्टी मीन्स यहां पे रेट ऑफ अटैक विल बी गवर्निंग फैक्टर। तो जब भी आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है, आप याद रखें आप यहाँ पे रेट ऑफ अटैक देखने वाले हैं। जब भी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने वाले हैं तो आप यहाँ पे स्टेबिलिटी कंपेयर करने वाले हैं। आई होप आपको ये 2-3 पॉइंट्स मैंने बताया। कोई भी एनायन है ये बेस कब होगा, जब ये H+ पे अटैक करेगा, H+ को छोड़ के कहीं और अटैक करे, कहीं और पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करे तो न्यूक्लियोफाइल होगा। फिर हमने बात किया ये जो बेसिसिटी है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी है ये काइनेटिक प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ पे स्टेबिलिटी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। काइनेटिक प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ पे रेट ऑफ अटैक गवर्निंग फैक्टर होगा। क्लियर है इतना? तो चलिए नोट कर लीजिए और ये सारे पॉइंट लिख लेते हैं। फिर से नोट करिए ये वाला, फिर इसके बाद लिखिए बेसिसिटी, हेडिंग दीजिए बेसिसिटी, पहले नोट करें फिर बेसिसिटी लिखें। लिखिए बेसिसिटी में एक लाइन लिखिए कि लिखिए इसमें इट इज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ आयन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ आयन। आगे इसमें कंटिन्यू करिए। इट इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, इट इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी which deals with, it is thermodynamic property which deals with stability of system, which deals with stability of system। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास दो एनायन है A- और B-, राइट। अब देखो H+ पे अटैक करना है, मतलब H+ के साथ रिएक्शन करना है, तो इन दोनों एनायन में मान लेते हैं लेट्स से B- मोर स्टेबल है। अगर ये B- स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसे रिएक्शन करने की कोई नीड नहीं है, ऑलरेडी स्टेबल है। लेकिन अगर A- लेस स्टेबल है या फिर A- अनस्टेबल है, तो अगर ये अनस्टेबल होगा तो ये रिएक्शन फटाक से करेगा, ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन करेगा। फास्ट रिएक्शन करेगा मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मीन्स स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। आप यहां पे लिख सकते हैं कि बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। नोट कर लिए पॉइंट। तो अगर आपको कहीं भी बेसिसिटी कंपेयर करना है तो आप जस्ट स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कंपेयर करें और उसका रिवर्स कर दें। क्लियर है? नेक्स्ट टर्म पे आते हैं बेसिसिटी के बाद। अब हेडिंग दीजिए न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? चलिए इसमें एक लाइन लिख लीजिए कि इट इज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन ऑन C+ कार्बन+, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन+, ऑर्गेनिक में जनरली कार्बन+ के बारे में बात करते हैं, या फिर जनरली के लिए और टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन+ और एनी अदर
और एनी पॉजिटिव सेंटर अदर देन H प्लस, और एनी पॉजिटिव सेंटर अदर देन H प्लस। H प्लस को छोड़ के कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो फिर ये न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर है? इसमें एक लाइन और लिखेंगे, इट इज काइनेटिक प्रॉपर्टी विच डील्स विथ रेट ऑफ अटैक। इट इज काइनेटिक प्रॉपर्टी विच डील्स विथ रेट ऑफ अटैक। मीन्स अगर आपके पास दो न्यूक्लियोफाइल है A माइनस B माइनस, आपसे पूछे कि कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन फटाक से अटैक करेगा। मीन्स किसका अटैक फास्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। मीन्स आप बोल सकते हैं यहां से कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ अटैक। अब ये रेट ऑफ अटैक जनरली साइज अगर ज़्यादा है, बल्कि है, तो फिर इसका मूवमेंट बहुत ही स्लो होगा। मूवमेंट स्लो होगा तो रेट ऑफ अटैक स्लो होगा। लेकिन अगर साइज स्मॉल है, ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट करेगा तो रेट ऑफ अटैक ज़्यादा होगा। तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्लियर है? इसलिए जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कार्बन पे O माइनस, कार्बन पे O माइनस, कार्बन O माइनस, O माइनस, राइट? ये है A, B, C और D। आपको यहाँ पे 4 एनाइंस दिख रहे होंगे, A B C D। मेथॉक्साइड आयन है, इथॉक्साइड आयन है। अगर आपको देखना है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है H प्लस पे इन सबको अटैक करना है। अगर ये H प्लस पे अटैक करेंगे फिर ये बेस होंगे। क्लियर है? अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी देखना है, मतलब इनको न्यूक्लियोफाइल कब बोलोगे, जब ये C प्लस या फिर कोई भी पॉजिटिव सेंटर H प्लस को छोड़ के वहाँ पे अटैक करेंगे फिर ये न्यूक्लियोफाइल होंगे। मतलब मान लीजिए अगर कोई कार्बन पॉजिटिव सेंटर है, इस पे ये अटैक कर रहे हैं, मींस इसके साथ अगर ये रिएक्शन कर रहे हैं फिर ये न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर ये H प्लस पे अटैक कर रहे हैं, इस केस में ये बेस होगी, B माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, बेसिसिटी, ABCD में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? आप देखेंगे O माइनस है, माइनस है, तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी आप GOC में सीखा होगा आपने। कैसे देखते हैं? यहाँ पे प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे बहुत बड़ा प्लस है, यहाँ पे और प्लस आई इंक्रीज हो गया, यहाँ पे प्लस आई और इंक्रीज हो गया। अगर प्लस आई इंक्रीज होगा तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। क्लियर है? मीन्स प्लस आई इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस, और स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। मीन्स इनमें से जो सबसे लीस्ट स्टेबल है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इनमें से लीस्ट स्टेबल D है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर है? कैसे देखा हमने स्टेबिलिटी? फिर से बोल रहा हूँ, इसमें प्लस आई ग्रुप है, माइनस चार्ज पे अगर प्लस आई ग्रुप देखोगे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा तो वो लेस स्टेबल होगा। तो बेसिसिटी D सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, फिर C, फिर B, फिर A। लेकिन यहीं पे अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं, तो अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी में रेट ऑफ अटैक इंपॉर्टेंट होता है। इन सब में सबसे स्मॉल कौन सा दिख रहा है आपको? एनायन ABCD में A सबसे स्मॉल है। A अगर सबसे स्मॉल है तो
इसका रेट ऑफ अटैक सबसे फास्ट होगा। तो अगर रेट ऑफ अटैक सबसे फास्ट है, इट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है क्या? तो अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है इस प्रॉब्लम में, तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ए होगा, देन बी, देन सी, देन डी। फिर से न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे कंपेयर किया? तो रेट ऑफ अटैक से। बेसिसिटी कैसे कंपेयर किया? तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन से। क्लियर है क्या? नोट कर लिया? प्रॉब्लम है कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें ए, ओ माइनस एंड बी, ओ माइनस। सेकेंड प्रॉब्लम n माइनस Li प्लस Me2CH मिथाइल कार्बन मिथाइल n माइनस Li प्लस। आपको सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है। ये A है और ये B है, ये मैं इरेज करता हूँ। ठीक, वैसे इसका नेम है, ये जो ए मॉलिक्यूल लिख रहा है इसे अपन LDA बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। LDA का फुल फॉर्म होता है लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड। लिथियम है, ये आइसोप्रोपाइल है, यहाँ पे दो आइसोप्रोपाइल है तो डाई आइसोप्रोपाइल। NH2 ग्रुप से ये डिराइव हुआ है, इसलिए ये अमाइड है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। चलिए अभी दोनों ट्राई करें। आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट में अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन्स रेट ऑफ अटैक। जिसका रेट ऑफ अटैक ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर साइक्लिक है। अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन देखूँ तो दोनों में सेम है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 5 कार्बन, O पे माइनस, यहाँ भी O पे माइनस है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर मीन्स ये जस्ट कंप्लीट साइकिल रहेगा। ये इसको बोलते हैं ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये जो B वाला मॉलिक्यूल है सिंगल बॉन्ड है, ये यहाँ से बॉन्डेड नहीं है। बॉन्डेड नहीं है इट मीन्स क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो सकता है। मीन्स जब ये मॉलिक्यूल मूव करेगा तो यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से कार्बन अटैच है, फिर एक और बॉन्ड अटैच है, और ये रैंडमली मूव कर सकता है। तो ये बॉन्ड ऐसे रैंडमली मूव करेगा, यहाँ का भी रैंडमली मूव करेगा। सिंगल बॉन्ड के अबाउट ये वाला जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ये ऐसे मूव कर सकते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल मूव करेगा तो इसके दोनों साइड में आपको दिख रहा होगा ये बॉन्ड ऐसे मूव करते हुए जाएंगे, राइट। जब ये ऐसे मूव करते हुए जाएंगे तो जो आजू बाजू में मॉलिक्यूल है, जो कि नेबरिंग मॉलिक्यूल हैं, उन पे हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। तो इधर भी जो मॉलिक्यूल होंगे उन सबके साथ कोलाइड होते हुए जाएंगे। तो कोलिजन होने के कारण क्या होगा कि इसका जो रेट ऑफ अटैक होगा ये रिलेटिवली कम हो जाएगा।
लेकिन सिंस ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, इसमें रैंडम मोशन नहीं होगा क्योंकि ये रिंग है, तो इसका रैंडम मोशन नहीं होने के कारण रेट ऑफ अटैक फास्ट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूँ, A मोर देन B हो जाएगा। सेकेंड वाला आपको दिख रहा होगा यार, बहुत ही सिंपल है। इसमें बल्कि ग्रुप लगा है, इसमें बल्कि ग्रुप नहीं है, तो रेट ऑफ अटैक B का ज़्यादा होगा, A का कम होगा। इट मीन्स B ग्रेटर देन A। A में स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज़्यादा होगा कि ये मूव करता ही नहीं है। मतलब ये ऐसा मॉलिक्यूल है, एल्डिहाइड कहीं भी आपको दिख जाए तो प्रैक्टिकली इसका न्यूक्लियोफाइल वाला कोई रिएक्शन है ही नहीं, ठीक। मतलब इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज़्यादा है कि इसका रेट ऑफ अटैक बहुत कम होता है। रेट ऑफ अटैक कम होने के कारण इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम होता है। तो एल्डिहाइड के बारे में याद रखें, ये एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ जीरो न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब इसका न्यूक्लियोफाइल वाले कोई रिएक्शन है ही नहीं। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी एल्डिहाइड दिख जाए, समझना कि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये बेस्ड ही है। बेस्ड है मतलब ये H+ पे ही अटैक करेगा। तो एग्जाम्पल ऑफ जीरो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेस। तो एल्डिहाइड बेस्ड है बट न्यूक्लियोफाइल में इसका कोई भी रिएक्शन नहीं मिला है। क्लियर है? चलिए हेडिंग कीजिए, फैक्टर्स affecting nucleophilicity and basicity। मीन्स न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये देखते हैं। तो एक फैक्टर तो आपको भी लिखा हुआ है कि अगर साइड ग्रुप बहुत ही बल्की हो, साइड ग्रुप अगर बहुत ही बल्की हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ पे साइड ग्रुप का उतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा। साइड ग्रुप आएगा, स्टेबिलिटी अगर इस केस में डिक्रीज हो रहा है, साइड ग्रुप अगर +M या +I हो रहा है तो +I से माइनस का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, माइनस का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स ऑल इन ऑल, फिर से क्या बोला मैंने, एक लाइन सुन लें। अगर साइड ग्रुप बहुत ही बल्की आ जाए तो बल्की आने से क्या होगा, रेट ऑफ अटैक डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ अटैक डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ साइड ग्रुप। तो लिखिए इसमें कि इसमें लिखिए एक लाइन, प्रेजेंस ऑफ साइड ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ साइड ग्रुप अफेक्ट मच टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी। प्रेजेंस ऑफ साइड ग्रुप अफेक्ट मच टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी देन बेसिसिटी। प्रेजेंस ऑफ साइड ग्रुप अफेक्ट much to nucleophilicity than basicity। क्लियर है? आप चाहें तो एग्जांपल लिख सकते हैं। ये एल्डिहाइड एग्जांपल है, इसमें साइड ग्रुप मैंने बल्कि लगा दिया तो साइड ग्रुप आने के कारण इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गया और बेसिसिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुआ, बेसिसिटी स्लाइटली इंक्रीज हो गया। आप चाहें तो एग्जांपल लिख लें कि लिखिए एग्जांपल, एल्डिहाइड इज strong base, LDA is strong base but very weak nucleophile। LDA is strong base but very weak nucleophile due to its bulky side group, due to presence of bulky side group
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की साइड ग्रुप। हो गया। सेकेंड फैक्टर पे आते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चलिए अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर सॉल्वेंट से न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो यहां पे समझते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा। आपको पता है सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट भी दो टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक। क्लियर है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये दोनों को सॉल्वेट करेगा, केटायन को भी और एनायन को भी। याद रखें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट केटायन को भी सॉल्वेट करेगा, एनायन को भी सॉल्वेट करेगा। लेकिन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट केटायन को सॉल्वेट करेगा, एनायन को सॉल्वेट नहीं करेगा। आपको अगर लास्ट लेक्चर याद नहीं आ रहा है फिर से बता देता हूं। अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जैसे H2O है, तो ये H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये Na+ को भी सॉल्वेट करेगा। Na+ को कैसे सॉल्वेट करेगा, तो HOH HOH तो ये ऑक्सीजन का डेल्टा माइनस इसके साथ अट्रैक्ट होगा, तो Na+ के सराउंडिंग में भी वाटर रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने Cl- ले लिया और एक बार F- ले लिया, चलिए F- है, F- का साइज इतना सा है और Cl- का साइज इतना सा है। F- एंड Cl- में Cl- का साइज ज़्यादा होता है अगर अपन नेचुरल देखें तो। लेकिन F- जैसे ही वाटर में आएगा तो वाटर में आने से वाटर इसको सॉल्वेट करेगा। मीन्स वाटर का कौन सा पार्ट, HOH H2O में हाइड्रोजन वाला पार्ट इसको सॉल्वेट करेगा। क्लियर है। तो सिंस F- को वाटर सॉल्वेट करेगा, Cl- अगर है आपके पास तो Cl- के केस में भी वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, HOH ये भी सराउंड करेंगे। क्लियर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो सॉल्वेशन होता है, सॉल्वेशन डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे। मीन्स ये लाइन आप याद रखें, सॉल्वेशन is directly proportional to charge density। क्लियर है। तो F- है और Cl- है। अगर आपने वाटर में नहीं डाला है तो F- गैस और Cl- गैस में Cl- गैस का साइज ज़्यादा होगा, F- गैस का साइज स्मॉल होगा। लेकिन जैसे ही आप वाटर में ऐड करोगे तो सॉल्वेशन, अगर वाटर में डाले हो तो एक तो हम हाइड्रेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सॉल्वेशन या हाइड्रेशन F- का ज़्यादा होगा बिकॉज F- का चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी चार्ज बाई साइज, साइज स्मॉल है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो F- का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो F- का सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा होगा। इट मीन जब F- का मॉलिक्यूल है सराउंडिंग में बहुत सारे वाटर अट्रैक्ट हो जाएंगे। Cl- का साइज ज़्यादा था पहले, लेकिन इससे बहुत कम वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे बिकॉज चार्ज डेंसिटी कम है। तो अगर आप वाटर में देखेंगे एक्वस मीडियम में साइज किसका ज़्यादा होगा, एक्वस मीडियम में F- एक्वस का साइज ज़्यादा हो जाएगा, Cl- एक्वस का साइज कम हो जाएगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर मैं बात करूं साइज की, F- एक्वस Cl- एक्वस Br- एक्वस एंड I- एक्वस। एक्वस लिखा है
इसका मतलब है कि एक्वस मीडियम में सॉल्वेशन होने के बाद F माइनस का साइन सबसे ज़्यादा होगा, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस। तो वाटर में या फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सबसे लार्ज साइज का एनायन F माइनस होगा, I माइनस सबसे स्मॉल होगा। तो किसका मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा, कौन फास्ट अटैक करेगा, I माइनस। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी देखोगे आप, अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी देखूं F माइनस से ज़्यादा Cl माइनस, Cl माइनस से ज़्यादा Br माइनस, Br माइनस से ज़्यादा I माइनस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। क्लियर है? बिकॉज I माइनस का साइज सबसे स्मॉल है। लेकिन अगर आपको बेसिसिटी देखना है, बेसिसिटी B माइनस, तो बेसिसिटी आपको पता है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस में सबसे ज़्यादा स्टेबल I माइनस होता है। नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसको नहीं पता है वो चाहो तो लिख लो, ग्रुप में लिख लो। अगर ये नहीं पता है तो नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, F माइनस का खुद का साइज इतना है, ये तो वाटर का इंक्लूड करके था, क्योंकि जो माइनस चार्ज है वो इतना पे ही सराउंडेड रहेगा। Cl माइनस एक्चुअल साइज ये था, ये तो वाटर सराउंड किए हुए हैं। I माइनस का साइज अगर सिर्फ एटम का साइज देखा जाए, सिर्फ एनायन का साइज देखा जाए, तो I माइनस का साइज सबसे ज़्यादा होगा। अगर I माइनस का साइज सबसे ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल I माइनस होगा, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। F माइनस लीस्ट स्टेबल है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, F माइनस होगा। तो बेसिसिटी देखा जाए तो F माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस। बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि F माइनस का साइज सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो नेगेटिव चार्ज है देखो, साइज F माइनस एक्वस का इतना है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है F नेगेटिव, नेगेटिव सिर्फ इतने पार्ट पे ही है, बाकी सब तो वाटर है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसमें इस वाले साइज को अपन इंक्लूड करेंगे। Cl माइनस में माइनस चार्ज इतने पार्ट पे डिलोकलाइज्ड है, यहाँ पे साइज ज़्यादा है एक्सक्लूडिंग वाटर। ठीक, वाटर पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है तो हम वहाँ पे साइज की बात नहीं करेंगे। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर मैं देखूं किसी भी एनायन का ग्रुप में F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होता है, बेसिसिटी देखा जाए तो ये डिक्रीज होता है। क्लियर है? लेकिन अभी एक चीज और समझ लो, अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे ROR है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में आपको पता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका सॉल्वेशन होता है, केटायन का होता है। मीन्स अगर Na+ है तो यहाँ पे ROR सॉल्वेशन होगा, लेकिन अगर F माइनस है, Cl माइनस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड होता है। पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड होने के कारण ये सॉल्वेशन नहीं करेगा। तो अगर सॉल्वेशन नहीं करेगा तो यहाँ पे एनायन फ्री होंगे। क्लियर है? तो F माइनस का साइज इतना ही स्मॉल रहेगा, Cl माइनस लार्ज होगा, Br माइनस और लार्ज होगा, I माइनस और लार्ज होगा। तो यहाँ पे देखा जाए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में सबसे स्मॉल कौन होगा, F माइनस होगा। तो F माइनस अगर सबसे स्मॉल होगा तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ अटैक F माइनस का होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी F माइनस, देन Cl माइनस, देन Br माइनस, देन I माइनस। अगर बेसिसिटी की बात किया जाए तो फिर से बेसिसिटी में आप स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देखेंगे। सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन I माइनस है, तो सबसे लीस्ट बेसिक I माइनस होगा। तो बेसिसिटी में F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, फिर I माइनस।
आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, राइट। कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि अगर आप देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हो, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर आप सॉल्वेंट चेंज करोगे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर चेंज हो सकता है टॉप टू बॉटम में, लेकिन बेसिसिटी का ऑर्डर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में भी डिक्रीजिंग और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में भी डिक्रीजिंग है। इट मीन्स नेचर ऑफ सॉल्वेंट किसको अफेक्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी को या फिर बेसिसिटी को? किसको अफेक्ट करेगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी को। क्लियर है? तो चलिए ये पॉइंट भी लिख लीजिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट में। अगर आपने ये नोट कर लिया तो नोट कर ले, फिर ये पॉइंट लिखिए। ये फिर आपने नोट नहीं किया तो पहले ये पॉइंट लिख ले कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्ट मच टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। हो गया? फिर ये पॉइंट ये नोट कर लें, जल्दी से आप नोट करेंगे। चलिए अगर बात करें अपन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, राइट। अगर आपको गैस फेज में कंपेयर करना हो, ठीक, तो गैस फेज में कौन सा ऑर्डर लेंगे आप? देखिए गैस फेज का मतलब है एनायन का सॉल्वेशन नहीं होगा, तो अगर एनायन का सॉल्वेशन नहीं होगा तो फिर कौन सा लेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का ट्रेंड लेंगे या फिर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का? तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के ट्रेंड में एनायन का सॉल्वेशन नहीं हुआ है, इसीलिए गैस फेज में अगर लिखा हो कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस इन गैस फेज, तो कौन सा ऑर्डर लेंगे? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का। तो नोट में लिख लें आप पॉइंट, नोट में लिखिए कि इन गैस फेज ट्रेंड ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज फॉलोड। इन गैस phase trend of polar aprotic solvent is followed because of no solvation, क्लियर है? सेकेंड पॉइंट नोट में सिर्फ आपको लिखा हो F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लिखा है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लिखा है, गैस फेज नहीं लिखा है, मीन्स कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ आपको एनायन दे दे, फिर क्या करोगे? तो याद रखें आप, बाय डिफ़ॉल्ट केमिस्ट्री में सॉल्वेंट क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट केमिस्ट्री में सॉल्वेंट वाटर होता है, तो वाटर पोलर प्रोटिक होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 99% केसेस में आपको सॉल्वेंट मेंशन नहीं रहेगा। नहीं मेंशनड है, आप कौन सा यूज़ करोगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। याद रहेगा? तो सेकेंड पॉइंट लिखिए नोट में, if nothing is mentioned about solvent, then by default water is considered as solvent, and trend of polar protic solvent is considered, याद रहेगा? चलिए सेकेंड पॉइंट था एक चीज आप और लिख सकते, थर्ड पॉइंट लिखिए कि एनायन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन इट्स न्यूट्रल। कोई नेगेटिव है और न्यूट्रल है, तो नेगेटिव ऑलवेज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक।
थर्ड पर लिखें कि एनायन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन इट्स न्यूट्रल। मतलब अगर आपको कंपेयर करने के लिए दे दें OH माइनस और H2, NH2 माइनस और NH3, तो फिर यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मीन्स थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल कंपेयर करना है। तो ये न्यूट्रल है और सॉरी ये न्यूट्रल है, ये एनायन है, तो एनायन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। NH2 माइनस NH3 कौन होगा, NH2 माइनस। क्लियर है क्या? से नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं periodicity in basicity। periodicity in basicity मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं या फिर टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, फिर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट, देखो कुछ भी मेंशन नहीं है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बात करेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊं, पीरियोडिक टेबल में अगर टॉप टू बॉटम आओगे तो फिर आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस। क्लियर है? जैसे मान लीजिए F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है। अगर आपसे बेसिसिटी ऑर्डर पूछा जाए तो बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है? लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट जाए, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट का मतलब है जैसे मैं कुछ एनायन ले लेता हूँ, मान लीजिए CH3 माइनस है, फिर NH2 माइनस है, OH माइनस है, F माइनस है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज होगा, राइट? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेस, नेगेटिव वन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेस, बेसिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी विल डिक्रीज। तो यहाँ पे बेसिसिटी डिक्रीज होगा। क्लियर है? फिर चलिए फिर बात कर लेते हैं बेसिसिटी के बाद पीरियोडिसिटी इन न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी में पीरियोडिसिटी कैसे कंपेयर करेंगे? फिर से बोल रहा हूँ, मैंने सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया है। सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया है इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट क्या होगा, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, राइट? आपको पता है कि अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, याद रखें, कुछ भी मेंशन नहीं है तो अगर आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है। अगर मैं बात कर लूँ F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस में सबसे स्मॉल साइज I माइनस का होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम में बेसिसिटी डिक्रीज होता है बट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होता है। क्लियर है? बिकॉज साइज डिक्रीज होता है। लेकिन अगर यहीं पे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं, अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि अगर ये सब सेम पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, इनका साइज ऑलमोस्ट सेम है। फिर से बोल रहा हूँ, साइज में वेरिएशन होगा लेकिन साइज में जो वेरिएशन है ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। पीरियोडिक टेबल में अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं
फिर साइज़ में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट में साइज़ बहुत कम चेंज होता है। तो यहाँ पे साइज़ में वेरिएशन ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब मैं मान सकता हूँ प्रैक्टिकली सेम साइज के ही है, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। तो अब फास्ट अटैक कौन करेगा? साइज का फैक्टर सेम है, तो फिर से जो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल है मतलब अब C प्लस लिखा, जो अनस्टेबल है उसको रिएक्ट फास्ट करना है, तो जो अनस्टेबल है उसको फास्ट रिएक्ट करना है, फटाक से अटैक करेगा। तो इस केस में लेफ्ट टू राइट में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी इनका ऑर्डर सेम होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट में न्यूक्लियोफिलिसिटी मैं लिख देता हूँ पैरेलल्स बेसिसिटी। आपको पता है बेसिसिटी इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज होगा। मीन्स CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस। क्लियर है क्या? बाय डिफॉल्ट याद रखें, कुछ भी मेंशन नहीं है सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, याद है ना? चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं। Compare nucleophilicity and basicity. First problem, CH3 minus NH2 minus OH minus F minus। मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी का, यहाँ पे टेबल बना देता हूँ बेसिसिटी का। आपको बताना है कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बेसिसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मतलब आप पहले सोचो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। आपको बस यहाँ पे लिखना है डिक्रीज। बेसिसिटी भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। आपको बस यहाँ पे लिखना है डिक्रीज, आइदर डिक्रीज या इंक्रीज, बस यही आपको वहां पे लिखना है, ठीक ना? सेकेंड प्रॉब्लम, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस थर्ड है SiH3 माइनस PH2 माइनस SH माइनस Cl माइनस फोर्थ OH माइनस SH माइनस fifth is OH minus and H2O, sixth is RO minus and SH minus, सेवेंथ इज OH माइनस एंड SS माइनस। आपको यहीं पे फिर से न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी बताना है। एट्थ इज CH3O माइनस CH3C CH3CH3O माइनस। ट्राई करें आप। यहाँ पे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में टॉप टू बॉटम आपको पता है
न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होता है लेकिन बेसिसिटी डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। ये अपन सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होता है और बेसिसिटी भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। ऑक्सीजन सल्फर टॉप टू बॉटम आ रहा है, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस लेकिन बेसिसिटी डिक्रीजेस। OH माइनस H2 नेगेटिव है, न्यूट्रल है, तो नेगेटिव ऑलवेज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, बेसिसिटी भी डिक्रीजेस। RO माइनस SS माइनस, O पे माइनस, सल्फर पे माइनस, टॉप टू बॉटम आ रहा है, तो टॉप टू बॉटम में अगर अपन देखें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस। 7 देखा जाए OH माइनस SH माइनस, टॉप टू बॉटम, अच्छा ये सेम ही है? नहीं, सेम ही तो है, चलो इंक्रीज डिक्रीज रिपीट हो गया। 8 देखें आप, 8 ट्राई करें, मैंने स्टार्टिंग में ही लेक्चर के स्टार्टिंग में ही 8 एग्जांपल लिया था। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी देखें तो साइज इसका स्मॉल है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, इसलिए डिक्रीजेस। बेसिसिटी में अगर देखा जाए तो ये वाला मॉलिक्यूल अनस्टेबल है क्योंकि इस पे प्लस आई ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये अनस्टेबल है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो बेसिसिटी इंक्रीजेस। नोट कर लिया? हो गया। चलिए एक और आप 9 लिख सकते हैं, बस 9 थोड़ा एक चलो नोट में लिख लो आप इससे। नोट में अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं, तो फर्स्ट एग्जांपल NH2 और NH3 में, एंड सेकंड OH एंड H2O में। अगर यहाँ पे देखा जाए न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, ठीक, तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे 2 ग्रुप हैं तो इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पे H2O है, 1 ऑक्सीजन डोनेट करने वाला है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन डोनेट करने वाले हैं, तो इसलिए इनका ज़्यादा होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखें न्यूक्लियोफिलिसिटी में, ठीक। और यहाँ पे एक नाइट्रोजन NH3 है, यहाँ पे NH2 आधा है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाता है। बस ये वाला पॉइंट ध्यान में रखें आप। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लिविंग ग्रुप। अब अटैकिंग रिएजेंट के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लिविंग ग्रुप क्या होता है? देखिए लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि RCl है और अगर ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, लेट्स से ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन लेट्स से Cl ले ले, ठीक, तो Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन खुद का था और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं अल्काइल ग्रुप का था, ये भी इलेक्ट्रॉन अगर Cl ले ले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा R+ प्लस Cl माइनस। Cl पे माइनस इसलिए आया क्योंकि एक खुद का तो इलेक्ट्रॉन लिया था, साथ में इसने R का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेगा तो माइनस चार्ज आएगा। R ने खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसलिए R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे देखिए R पे अगर Br है, ये क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, अगर ये फिर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, यहाँ पे R+ प्लस Br माइनस बन जाए, ठीक। तो इन दोनों रिएक्शन में हम लोग देखेंगे जो Cl माइनस है और ये Br माइनस है, इनको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। अब इनको लिविंग ग्रुप क्यों बोलते हैं? देखो इस मॉलिक्यूल में जो Cl है, ये बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन थे
ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके बाहर जा रहा है। इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन लेके जा रहा है? Cl लेके जा रहा है। तो जो भी पार्ट, जो मॉलिक्यूल का पार्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा वो लिविंग ग्रुप कहलाएगा। याद रहेगा? RBr में देखिए, R को लिविंग ग्रुप बोले या Br को लिविंग ग्रुप बोले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये Br अपने साथ लेके जा रहा है, यहाँ पे Br माइनस को लिविंग ग्रुप बोलेंगे। Br माइनस और R प्लस में किसको लिविंग ग्रुप बोलेंगे? Br माइनस को। क्यों बोलेंगे? जो भी बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके बाहर जाएगा उससे लिविंग ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है? तो लिविंग ग्रुप में जस्ट एक लाइन आप लिख लें, द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, the part of the molecule which leaves along with the part of the molecule which leaves along with bond pair of electron are called लिविंग ग्रुप। क्लियर है? अब यहाँ पे समझने का ट्राई कर रहा हूँ। ये RCl है, ये R प्लस प्लस Cl माइनस बना। RBr में Br माइनस लिविंग ग्रुप है, R प्लस प्लस Br माइनस बना। यहाँ पे लिविंग ग्रुप Cl माइनस है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप Br माइनस है। इन दोनों में फटाक से बाहर कौन जाएगा? Cl माइनस जाएगा या Br माइनस जाएगा? कैसे डिसाइड करोगे? बहुत सिंपल है, Cl माइनस एंड Br माइनस में कौन मोर स्टेबल है? Cl माइनस एंड Br माइनस में मोर स्टेबल कौन है? तो आपका आंसर होगा Br माइनस। मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल है तो ये फटाक से फॉर्म होगा, तो फटाक से बाहर जाएगा। मीन्स ये लिविंग ग्रुप का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। नहीं समझ में आया? तो कभी भी अगर आपको दो लिविंग ग्रुप दे दें, इनमें से बोले कि लिविंग टेंडेंसी किसका ज़्यादा है, क्या करने वाले हो आप? जस्ट नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देख लो। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आप लिखें, ये दोनों रिएक्शन लिखें और लिखिए इसमें कि since Br minus is more stable than Cl minus, since Br minus is more stable than Cl minus, so it will form instantly, so Br minus will form more instantly। ऐसे लिख लो, so Br minus will form more instantly या more easily, therefore Br minus is good living group than Cl minus। so Br minus is good living group than Cl minus। क्लियर है क्या? मतलब आपको एक चीज समझ में आया, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, लिविंग टेंडेंसी इंक्रीजेस। ये लाइन समझ ना? स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, लिविंग टेंडेंसी इंक्रीजेस। एक चीज और, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेट करो। लेस स्टेबल एनायन इज मोर बेसिक, लेस स्टेबल एनायन इज मोर बेसिक, लेस स्टेबल एनायन इज मोर बेसिक। ये लाइन याद है? नहीं याद है तो याद कर लो, लेस स्टेबल एनायन इज मोर बेसिक। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस।
मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यार कि बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। इसका मतलब लिविंग टेंडेंसी और बेसिक स्ट्रेंथ में इनवर्स रिलेशन है। क्लियर है? मतलब वीक बेस होगा तो ये गुड लिविंग ग्रुप होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये बैड लिविंग ग्रुप होगा। इनमें रिलेशन समझ में आया? तो ये भी पॉइंट लिखिए, पहले ये लिखो, ये रिलेशन लिखिए कि weak bases are, या फिर ऐसे लिखो weaker the base, ऐसे लिखो स्टेटमेंट कि weaker the base stronger will be living tendency. Weaker the base stronger will be living tendency. अगर बेस वीक है तो लिविंग टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग होगा, राइट? Reading is example of living group ये H माइनस R माइनस OH माइनस OR माइनस NH2 माइनस, फिर F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस H2O R C डबल O माइनस, फिर SO3H माइनस, N2 इसको बोलते हैं टॉसिलेट आयन OTS माइनस, टॉसिलेट आयन है वो। फिर Br SO3 ये सारे एग्जाम्पल लिख लें आप। मतलब मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी में लिखा है लिविंग ग्रुप को। अब देखेंगे तो ये जो कैटेगरी है इनमें नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे, अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन पे है, तो ये रिलेटिवली लेस स्टेबल है। ये हाइड्रोजन पे लिखा है आपको, यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रिलेटिवली मोर स्टेबल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, राइट? तो आप इनको ऐसे डिवाइड कर सकते हो। ये जो कैटेगरी है ये बैड लिविंग ग्रुप है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी रिलेटिवली कम है। ये वाले रिलेटिवली मोर स्टेबल है, इनको बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप। और जो लास्ट पर लिखे मैंने यहाँ पे देखोगे तो स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, तो इनको अपन बोल सकते हैं सुपर लिविंग ग्रुप। सुपर लिविंग ग्रुप मतलब
इनको मॉलिक्यूल से बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, फटाक से बाहर जाएंगे। ठीक, तो अगर आपको इनमें से कोई मॉलिक्यूल दे, इनमें से मॉलिक्यूल दे, इनमें से मॉलिक्यूल दे, आपसे पूछे कि इनमें से गुड लिविंग ग्रुप कौन है, तो सबसे ज़्यादा इनमें के गुड लिविंग ग्रुप होंगे, फिर इसमें का, फिर इनमें का। क्लियर है? एक सब और याद रखें कि इन तीनों में अगर देखा जाए तो SO3 माइनस CH3 है, इसको टॉसिलेट आयन बोलते हैं। इससे गुड लिविंग ग्रुप CF3S डबल बॉन्ड O माइनस, ये टॉसिलेट आयन जिसको बोलते हैं ट्राइफ्लेट आयन, और इससे भी गुड लिविंग ग्रुप ये है CF3S डबल बॉन्ड O माइनस, इसको बोलते हैं नोनाफ्लेट आयन। वैसे इसका नेम है, जानना चाहो तो ये ब्रोसिलेट आयन बोलते हैं, ब्रोसिलेट आयन। तो ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है, आप ये वाला नोट कर सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हेडिंग कीजिए, वेज टू इंक्रीज लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। हेडिंग कीजिए, वेज टू इंक्रीज लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। मीन्स हमारा डाउट है कि ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। अब इसके लिए एक लाइन याद रखें कि अगर गुड लिविंग ग्रुप होगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। ये लाइन याद है, मतलब मेन की पॉइंट ये है कि मान लीजिए किसी के पास AP माइनस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बैड लिविंग ग्रुप है। ये लाइन याद है आपको? अब यहाँ पे समझें आप, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रिएक्शन है RCl प्लस OH माइनस, ये अगर मॉलिक्यूल इस पर अटैक करे, ये यहाँ से बाहर गया तो ये बन जाएगा ROH प्लस Cl माइनस, राइट। लेकिन अगर अपन सेकेंड रिएक्शन सोचें, ROH इस पे Cl माइनस, ये अटैक करे, ये बाहर जाए, तो ये मान लो बन गया RCl प्लस OH माइनस। इनमें से एक रिएक्शन होगा, एक रिएक्शन नहीं होगा। गेस करना आपको कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, बता सकते हैं आप? देखो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट रिएक्शन में Cl माइनस लिविंग ग्रुप है, सेकेंड रिएक्शन में OH माइनस लिविंग ग्रुप है, राइट। तो इन दोनों में कौन गुड लिविंग ग्रुप है? Cl माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, ये बैड लिविंग ग्रुप है। तो अगर ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ये रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे OH माइनस बैड लिविंग ग्रुप है, राइट। अपना की पॉइंट ये है, तो ध्यान से समझना कि अगर ये बैड लिविंग ग्रुप है कहीं पे भी, तो बैड लिविंग ग्रुप मतलब ये मॉलिक्यूल से बाहर नहीं जाएगा। अगर मुझे इसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीज करना है, क्या किया जाए? देखिए, अगर मान लीजिए कोई एटम है,
इस एटम पे मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है फिर ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये पॉइंट समझ में आप? अगर किसी एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो फिर ये बैड लिविंग ग्रुप होगा। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब बैड लिविंग ग्रुप है। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाए, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने से इसका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगा। पॉइंट समझ में? अब इसका इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? एक तो सिंपल सा मेथड है, H+ ऐड कर दो। H+ के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, देखिए पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है बाई प्रोटोनेशन। की पॉइंट समझे आप? प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास ROH है, राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर मैं इस पे H+ ऐड कर दूं, प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन, H+ का एडिशन, प्रोटॉन मतलब H+ है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप H+ ऐड करोगे तो ये अपना लोन पेयर इस H+ को देगा, राइट। तो ये बॉन्ड कैसे बनेगा, R सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H, H+ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा। क्लियर है? जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते ही बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया। अब ये ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप बन गया। गुड लिविंग ग्रुप बन गया मतलब अब ये बाहर जा सकता है। अब आप लेट्स से अगर Cl- का रिएक्शन करो, ठीक, तो ये Cl- आएगा, ये ग्रुप यहाँ से बाहर जा सकता है क्योंकि अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है, राइट। तो ये रिएक्शन हो जाएगा RCl प्लस ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा, ध्यान से देखिए। मुझे लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीज करना है, इस पे अगर ROH पे मैं Cl- का रिएक्शन करूँ तो रिएक्शन नहीं हो रहा है बिकॉज OH- गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। तो मुझे लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीज करना है। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दूँ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने से फायदा क्या होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीज होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे डिक्रीज करें, तो मैंने H+ को डोनेट कर दिया, H+ को डोनेट कर दी, ROH2+ बना। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुआ, अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया। अब Cl- के साथ रिएक्शन हो सकता है। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। लिखना मतलब पहले समझ लो। सेकेंड मेथड की बात करते हैं, बाय लेविस एसिड। देखिए लेविस एसिड भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ROH है, लोन पेयर है, अपना मेन मोटो यही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करना। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करूं, तो मान लो मैंने यहाँ पे कोई लेविस एसिड ले लिया। लेविस एसिड क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ये इसका लोन पेयर अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन जाएगा ROH सिंगल बॉन्ड लेविस एसिड, यहाँ पे प्लस आ जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है। अब क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया। बेसिक स्ट्रेंथ कम हुआ तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीज हो गया। अब बाहर से कुछ भी मान लो Nu- न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्यों बाहर जाएगा, बिकॉज अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है। तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Nu,
प्लस ये OHLA कुछ भी बन सकता है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो चाहे तो आप ये लिख लीजिए, फिर ये स्टेटमेंट नोट करें, ये नोट करना पहले। लिखिए इसमें ये पॉइंट, अगर आपने नोट कर लिया तो लिखिए कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कैन बी इंक्रीज्ड, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्रोटोनेशन, कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्रोटोनेशन और बाय लेविस एसिड, कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्रोटोनेशन और बाय लेविस एसिड। अब इससे होता क्या है ये भी लिख लीजिए कि बाई प्रोटोनेशन, मैं बस एक ही लिखवा देता हूँ, बाई प्रोटोनेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन की आइटम मतलब जहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना था, ये की आइटम है मेरा। बाई प्रोटोनेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन की आइटम डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन की आइटम decreases, so basic strength decreases, electron density decrease होगा तो basic strength decrease होगा, so basic strength decreases, hence living group tendency increases, hence living group tendency increases। क्लियर है? तो ये रहा हमारा लिविंग ग्रुप, कंप्लीट किया हमने। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।